Welcome to the business studies class. Today we will discuss about another form of business organization, cooperative societies. आज हम एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. अब तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ा है. तो आज हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं. तो जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि कोऑपरेटिव इट इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेशन. तो कोऑपरेशन क्या चीज़ है? अगर हम इसको ब्रेक करते हैं कोऑपरेशन को, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, को प्लस ऑपरेशन. को मतलब मिलकर, ऑपरेशन मतलब काम करना. तो कोऑपरेशन का मतलब है वर्किंग टुगेदर, वर्किंग कलेक्टिवली. अब मिलकर काम क्यों कर रहे हैं? फॉर अ कॉमन पर्पस. तो कॉमन पर्पस के लिए मिलकर काम करना क्या है? कोऑपरेशन है. जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ये भी कोऑपरेशन पर ही बेस्ड होते हैं. इसमें कुछ लोग मिलकर काम करते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, और वो पर्पस क्या है? वेलफेयर ऑफ दी मेंबर्स. मेंबर्स का क्या करना? वेलफेयर करना. चलिए देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किसे कहते हैं. इट रेफर्स टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन. ये पर्सन की एक वॉलंटरी एसोसिएशन है. वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब है कि जब चाहे एक पर्सन इसका मेंबर बन सकता है, जब चाहे वो मेंबरशिप छोड़ सकता है. उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उसे कोई कंपेल नहीं कर सकता मेंबर बनने के लिए या मेंबरशिप छोड़ने के लिए. हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स. जो मिलकर काम करते हैं किस लिए? ताकि इसके जो मेंबर्स हैं उसका वेलफेयर हो सके. तो यहाँ मेन पर्पस क्या है? वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो वॉलंटरी इसके मेंबर बनते हैं और मिलकर काम करते हैं ताकि इसके मेंबर्स का क्या हो सके? वेलफेयर हो सके. तो ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स को हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं. जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. अंडर विच एक्ट? अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912. इस एक्ट के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. लेकिन इंडिया के कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके अपने सेपरेट स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट हैं. वो स्टेट कौन सी हैं? जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु. तो अगर इन स्टेट्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश की जाती है तो वहाँ के स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर इनका रजिस्ट्रेशन होगा. अदरवाइज अदर स्टेट्स में एक ही कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912. अभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये वेलफेयर कैसे करती है मेंबर का? ये उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या करती हैं? सेफ गार्ड करती हैं. अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कैसे सेफ गार्ड करती हैं? इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने का मतलब है कि किसी तरह से भी मिडल मैन के थ्रू उनको एक्सप्लॉटेशन से बचाना. इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक पेन है. जब उसको मैन्युफैक्चर करता है तो उसकी कॉस्ट आती है 7 रुपीज़. अब मैन्युफैक्चरर क्या कर देता है? इसको सेल कर देता है होलसेलर को 10 रुपीज़ में. अब होलसेलर क्या करेगा? इसको रिटेलर को सेल कर देगा. उसने सेल किया लेटेस्ट से इसको 14 रुपीज़ में, और रिटेलर इसको सेल करता है कंज्यूमर को 20 रुपीज़ में. इसका मतलब होलसेलर और रिटेलर की वजह से ये जो प्रोडक्ट है, ये जो पेन है, ये कंज्यूमर को 20 रुपीज़ में अवेलेबल हो रहा है. तो ये क्या है? कंज्यूमर का एक्सप्लॉटेशन है. किसके वजह से? मिडल मैन की वजह से. क्योंकि मिडल मैन ने क्या किया? अपना प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया, इसलिए इसका क्या हो गया? प्राइस 20 रुपीज़ हो गया. तो अब इस एक्सप्लॉटेशन को कैसे रोक सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो कुछ मेंबर्स जो इस तरह का पेन यूज़ करते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं? मिलके अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं. अब वो ये सोसाइटी क्या करेगी? पहले तो ये देखेगी ये जो मेंबर्स हैं किसको कितने कितने पेन की रिक्वायरमेंट्स है. फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 50 मेंबर्स की बना ली कोऑपरेटिव सोसाइटी.
किसी मेंबर को 100 पेन की ज़रूरत है, किसी को 200 की, किसी को 300 की, किसी को 400 पेन की ज़रूरत है। तो हमने टोटल रिक्वायरमेंट देखी कितने पेन की ज़रूरत है हमें, उसके अकॉर्डिंगली हमने बल्क में क्या कर लिया, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ये पेन परचेज़ कर लिया। अब मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट आई 7, तो हो सकता है हमें ये 9 रुपीज़ में अवेलेबल हो गया, लेट्स से हमने क्योंकि बल्क में ऑर्डर दिया था तो हमें ये 9 रुपीज़ का मिल गया डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से। अब ये जो 9 रुपीज़ का हमें प्रोडक्ट मिल गया, जो हमें पहले 20 रुपीज़ में मिलता था, किससे, रिटेलर से। सो सोसाइटी ने इसको 9 रुपीज़ पर पेन के हिसाब से ख़रीद लिया। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी, इसको अपने मेंबर्स को सेल कर देगी जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग। तो उन्होंने 9 में ख़रीदा है, लेकिन 9 में सेल नहीं करेगी, उसमें कुछ प्रॉफिट भी लेगी, ठीक है, जो सोसाइटी का प्रॉफिट होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉफिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 9 का पेन ख़रीदा है और इसको क्या कर दिया, 11 में क्या कर दिया, अपने मेंबर्स 11 रुपीज़ पर पेन में इसको अपने मेंबर्स को सेल कर दिया। तो अभी भी मेंबर्स को जो पहले पेन वो 20 रुपीज़ का मिलता था, वो 11 रुपीज़ का मिल रहा है, तो उन्हें कितने रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है, 9 रुपीज़ का। तो ये उनका क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हो रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेव, वी आर सेफ गार्डिंग देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसी तरह से कई तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, एक सोसाइटी क्या करती है, काम करती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वॉलंटरी मेंबरशिप। जैसे मैंने आपको इसके मीनिंग में भी बताया था कि ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मतलब इसको कोई भी मेंबर इसका क्या बन सकता है, मेंबर, कोई भी पर्सन इसका मेंबर बन सकता है, और जब वो चाहे इसकी मेंबरशिप को छोड़ सकता है आफ्टर गिविंग प्रायर इन्फॉर्मेशन टू द मेंबर्स। और जब वो मेंबरशिप को छोड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो अकॉर्डिंग टू रूल उसकी कैपिटल उसको रिटर्न कर दी जाती है। और इसका मेंबर बनने के लिए कास्ट, रिलीजन, कलर के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप का पर्सन ही क्या कर सकता है, इसका मेंबर बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो फार्मर्स ही क्या बन सकते हैं, इसके मेंबर्स बन सकते हैं। अगर ये प्रोड्यूसर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो प्रोड्यूसर ही क्या बन सकते हैं, इसके मेंबर्स बन सकते हैं। अदरवाइज किसी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। और एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि कोई भी पर्सन अपना जो इंटरेस्ट है वो किसी और पर्सन को क्या नहीं कर सकता, अपना जो शेयर है वो किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। नाउ सेकंड फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकंड फीचर है लीगल स्टेटस। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, या कुछ स्टेट्स मैंने आपको बताए थे जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उनके अपने स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, तो उनके अंडर उनका रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है। तो कोई भी एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स कोऑपरेटिव वर्ड का यूज़ नहीं कर सकती जब तक उसका रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर ना हो जाए। तो जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर हो जाता है, तो वो एक लीगल एंटिटी बन जाती है, उसे एक लीगल स्टेटस बन जाता है, मिल जाता है, और वो एक सेपरेट एंटिटी भी बन जाती है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके मेंबर दोनों क्या हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम से क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एसेट परचेज कर सकती है, अपने नेम से कोई भी काम कर सकती है, ठीक है। तो इसमें लीगल स्टेटस का मतलब है, सेपरेट एंटिटी का मतलब है कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है और इसके मेंबर्स अलग है, दोनों को एक नहीं माना जाएगा। जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेसमैन और बिजनेस को एक ही मानते थे, लेकिन यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं। नेक्स्ट फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड कितनी होती है,
उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है कि जितने अमाउंट की या तो उन्होंने गारंटी दी है या जितने उनके शेयर्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी लायबिलिटी फिक्स होती है, उसके बियॉन्ड कोई लायबिलिटी नहीं है। मतलब उनकी पर्सनल एसेट को यूज़ नहीं किया जाएगा बिजनेस के डेट्स को पूरा करने के लिए, पे करने के लिए। तो जैसे ही लीगल स्टेटस हो जाता है ना किसी का भी, एसोसिएशन का भी, किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का, तो अपने आप ही ये लायबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। तो लीगल स्टेटस के साथ ही लायबिलिटी भी लिमिटेड हो जाएगी। मीन्स मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को सोसाइटी के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। उनकी लायबिलिटी सिर्फ कितनी है, अप टू देयर शेयर्स और द गारंटी गिवन बाय द मेंबर्स, जितने अमाउंट की उन्होंने गारंटी दी है, उसके बियॉन्ड उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो एक डेमोक्रेटिक वे में काम करती है। तो इसके लिए क्या बनाते हैं, एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है। और मैनेजमेंट कमेटी कैसे बनाई जाती है, इसके लिए जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स। तो हर पर्सन क्या करता है, एक वोट देता है। हर पर्सन को सिर्फ एक ही वोट देने का राइट है, उससे ज़्यादा वो वोट नहीं दे सकता, चाहे उसके पास कितने ही शेयर्स क्यों ना हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट कमेटी है ये क्या करती है, पूरे सोसाइटी पे कंट्रोल रखती है और डेमोक्रेटिक वे में सोसाइटी को चलाती है। नेक्स्ट फीचर इज सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव क्या है, मेन पर्पस क्या है, वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबर का वेलफेयर करना है, हेल्प करना, और उन्हें जो मिडिल मैन का एक्सप्लॉयटेशन है उससे क्या करना, बचाना। तो इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर ही क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पस है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि जो प्रोडक्ट उन्हें क्या मिल रहा था, 20 रुपीज़ में मिल रहा था, वो 7 रुपीज़ में क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं और अपने मेंबर्स को 11 रुपीज़ में अवेलेबल करा सकते हैं। तो पर मेंबर जो है 9 रुपीज़ का क्या हो सकता है, सेविंग हो सकती है। जो 9 रुपीज़ का प्रॉफिट मिडल मैन ले रहा था वो अब क्या ले रहा है, वो प्रॉफिट क्या कर लिया, उन्होंने सेव कर लिया। तो इस तरह से वो अपने मेंबर्स का क्या कर सकते हैं, वेलफेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बल्क में क्या करके, परचेज करके। नेक्स्ट फीचर इज़ इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। यहाँ पे सभी मेंबर के जो वोटिंग राइट है वो क्या है, इक्वल है। हर पर्सन एक ही वोट दे सकता है, हर मेंबर एक ही वोट दे सकता है, इससे ज़्यादा वो वोट नहीं दे सकता है, चाहे उसके पास कितने ही नंबर ऑफ शेयर्स हों कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वलिटी, 1 पर्सन 1 वोट। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। जो प्रॉफिट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसको कैसे ये यूज़ करते हैं, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो भी टोटल प्रॉफिट होता है उसका 1/4 ये रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। रिजर्व में ट्रांसफ़र करने का पर्पज़ होता है कि ताकि फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं या हमें अचानक किसी से फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम रिज़र्व में से क्या कर सकते हैं, मनी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम सेविंग्स करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती हैं, प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर देती हैं ताकि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके और डिफ़िकल्ट टाइम में इसको यूज़ किया जा सके। सो 1/4 जो है प्रॉफिट का वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद जो मेंबर्स हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स खरीदे, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए उसका शेयर परचेज़ करना कंपलसरी है, ठीक है। तो जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उसके ऊपर उन्हें क्या दिया जाएगा, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड मीन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर इन द प्रॉफिट दैट इज़ गिवन टू द शेयर होल्डर्स। तो जो मेंबर्स को जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं तो शेयर्स खरीदने के बदले उन्हें क्या मिलेगा, अपने शेयर्स पर डिविडेंड मिलेगा। तो एक फ़िक्स रेट से उन्हें डिविडेंड दिया जाता है और रेट क्या है, 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी डिसाइड करती है मैनेजमेंट कमेटी कि कितना
डिविडेंड देना चाहिए, लेकिन डिविडेंड 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट का कुछ पार्ट ये क्या कर सकती है, जिस एरिया में ये अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रही है उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकती है, कुछ पार्ट प्रॉफिट का उसके लिए भी दे सकती है, लेकिन वो कितना होना चाहिए, सरप्लस के 10% से ज़्यादा वो भी नहीं हो सकता। उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचता है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इस बेसिस पर नहीं कि उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे हैं, इस बेसिस पर कि उनका कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूशन है उसको चलाने में, ठीक है। उसकी बेसिस पर उन्हें क्या कर दिया जाता है, प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उन्हें कितना दिया जाएगा बोनस, किस बेसिस पर दिया जाएगा, उन्होंने कितना मटेरियल कोऑपरेटिव सोसाइटी से परचेज़ किया है, इस बेसिस पर क्या दिया जाएगा, उन्हें शेयर इन प्रॉफिट दिया जाएगा। तो प्रॉफिट कैसे डिवाइड करना है, प्रॉफिट का 1/4 डालना है जनरल रिजर्व में, मैक्सिमम 10% आप डिविडेंड दे सकते हो मेंबर्स को, मैक्सिमम 10% आप डेवलपमेंट ऑफ द एरिया से यूज़ कर सकते हो, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो हम इसके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी के लिए। तो इस तरह से वो अपना जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट फीचर है कैश ट्रेडिंग। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं उसकी जो सारी जो भी डीलिंग्स होती हैं मोस्टली कैश बेसिस पर ही होती है, क्योंकि उनके फाइनेंशियल सोर्सेज ज़्यादा नहीं होते, वो ज़्यादा साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं होते जो उसके मेंबर्स बनते हैं। तो इसलिए वो जो अपनी सारी ट्रांजैक्शन करते हैं वो कैश बेसिस पर ही करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो क्रेडिट बेसिस पर नहीं कर सकते, करते हैं लेकिन बहुत ही नाम मात्र की करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कैश ट्रेडिंग करना ताकि कोई बैड डेट्स ना हो। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, कहाँ से इनको फाइनेंस मिलता है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हर पर्सन को शेयर्स खरीदना ज़रूरी है, एक पर्सन को मेंबर बनने के लिए शेयर खरीदना ज़रूरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो फर्स्ट इनका सोर्स है अपने मेंबर्स को क्या करना, शेयर सेल करके जो मनी आता है। तो मेंबर बनने के लिए कम से कम एक शेयर खरीदना कंपलसरी होता है, ठीक है। अभी डिपेंड करता है मेंबर कितने शेयर्स परचेज़ करेंगे, तो जितने ज़्यादा शेयर्स परचेज़ करेंगे मेंबर्स उतनी ज़्यादा ही कैपिटल आएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। नेक्स्ट है ये गवर्नमेंट से लोन भी ले सकते हैं, और गवर्नमेंट भी क्या करती है, इन्हें ग्रांट देती है, हेल्प देती है, तो जिससे इनकी क्या कर अपनी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को ये अपना पूरा करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल। लास्ट फीचर इट इज़ गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब है इस तरह की एसोसिएशन पे गवर्नमेंट का भी पूरा कंट्रोल रहता है। कैसे, टाइम टू टाइम इन्हें अपने जो एनुअल रिपोर्ट है और जो अकाउंट्स है रजिस्ट्रार के पास भेजने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम क्या करती है, इनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको चेक करती है। इस तरह से क्या करती है, इनके ऊपर पूरा कंट्रोल रखती है। सो इस तरह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है काम करती हैं, और ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़।